हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि फंक्शन हुआ था और रदरफोर्ड का मॉडल जो है उसमें बहुत सारी कमियां थी, ठीक है, जो हमने डिस्कस की थी। तो उसके बाद जो है वो नील बोहर जो है उनके स्टूडेंट बोल सकते हो आप, उन्होंने बोला था कि हम रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो क्या करेंगे, सुधारेंगे, ठीक है, उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर करेंगे। तो नील बोहर ने क्या किया कि ये मॉडल जो है उसको सुधारने से पहले बहुत सारी चीज़ों को क्या किया, स्टडी किया, ठीक है। बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जिसको उन्होंने स्टडी किया, जिसमें से एक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी और हमारे बोर्ड के लेवल पे भी, ठीक है। तो वो ही आज हम करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला हुआ है डेवलपमेंट बिफोर नील बोहर्स मॉडल, मतलब कि नील बोहर का जो भी मॉडल आएगा उससे पहले कि जो भी डेवलपमेंट उन्होंने की थी, मतलब कि स्टडी की थी, वो इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हम लिखेंगे EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये क्या है, तो एग्जांपल के तौर पे मान लो कि अभी तो बारिश का मौसम है, ठीक है, लेकिन जब गर्मी आएगी, समर आएगा, तब आप जब धूप में खड़े रहोगे तो ज़्यादा देर तक आप धूप में खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि आपको क्या लगेगा, आप बोलोगे क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, गर्मी लगेगी, ठीक है। अगर कहाँ पे आपने आग जलाई हुई है, वहाँ पे उसके नज़दीक जाके हाथ ऐसे रखोगे तो थोड़े देर तक तो आप रख सकते हो, लेकिन उसके बाद आप हाथ निकाल दोगे, क्योंकि आप बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ, मतलब कि गर्मी लग रही है, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि क्या हो रहा है कि आपको गर्मी लग रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो निकल रहा होगा। गैस की बात कर लो या फिर कोई बॉन फायर की बात कर लो, जहाँ पे आप जंगल में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, ठंडी में बहुत सारे बाहर आप ये करते हो, ठीक है, आग जलाते हो, तो उसे बॉन फायर बोलते हैं, या फिर आप ऐसे ही जलाते हो ठंडी में। तो ये सब क्या है, मतलब कि कुछ ना कुछ निकल रहा है जो हमें गर्मी दे रहा है, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। तो वो कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। जैसे आप सन है, सन, ठीक है, तो वहाँ अब वो बहुत ही अराउंड बहुत ही करोड़ों किलोमीटर दूर है हमारे से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ से वो जो है उसकी हीट हमें यहाँ पर लग रही है गर्मी में, तो आप समझो वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है जो हमें वो गर्मी जो है वो इसी वजह से लगती है। अगर हम आग जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, ठीक है, और हमें क्या देगी, हीट लगेगी। तो हीट क्या है, हीट एक एनर्जी ही है। हीट क्या है, वो एक एनर्जी ही है। आप जब चैप्टर नंबर 6 थर्मोडाइनमिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हीट जो है वन टाइप ऑफ एनर्जी, ओके। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो ये एक एनर्जी कैरियर बोल सकते हैं इसको, जो एनर्जी कैरी कर रहा है और हमारे पास ला रहा है, हीट को कैरी करके हमारे पास ला रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम, ये क्या है, एनर्जी कैरियर्स, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो ये एक एनर्जी कैरियर्स है, क्योंकि आप देखोगे सन वहाँ इतने किलोमीटर दूर है, वहाँ से भी हमें हीट लग रही है, तो कौन लेके आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेके आ रहा है, ठीक है। चलो ये तो समझ में आया। अब ये आप देखोगे ये एनर्जी कैरियर्स, मतलब कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप धूप में खड़े हो तो आपको दिख रहा है कि सन में से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है और आपको लग रही है, ऐसे दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी भी होती है जो हमें दिखाई देती है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे इट इज आइदर विजिबल और इनविजिबल, ठीक है, या फिर विजिबल हो सकती है या फिर इनविजिबल हो सकती है, ठीक है। अब दूसरी बात,
करोड़ों किलोमीटर दूर है सन से, फिर भी कुछ ही सेकंड में हमें सन से सीधी यहाँ तक आ जाती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उनकी स्पीड कितनी होगी? तो उनकी स्पीड जो है वो कितनी है? दे ट्रैवल एट लाइट स्पीड। तो इनकी स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, इतनी स्पीड है। चौथा पॉइंट क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ठीक है, वो सन से सीधा निकल के हमारे पास आ रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसा जाएगी ऐसा जाए, सीधा ही जाएगी। वो एक ट्रैवल जो करती है वो स्ट्रेट पाथ में करती है। अगर हीट आप जला रहे हो, कुछ मतलब कि गैस जलाया हुआ है या कुछ भी जलाया हुआ है, तो वो सीधे हीट आपको लगेगी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो स्ट्रेट लाइन में पाथ मतलब ट्रैवल करती है। दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ में क्या करेगी? ट्रैवल करेगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। एक दूसरी चीज आपको समझनी चाहिए कि सन जो है वो उससे लेके यहां तक अर्थ पे, एटमॉस्फेयर तो अर्थ पे है, लेकिन बीच में तो स्पेस आ गया, मतलब कि कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, मतलब कि वैक्यूम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दे also travel in space. That means they do not need any medium. ना तो उसे कोई एटमॉस्फेयर चाहिए जाने के लिए, ठीक है, ना तो उसे कोई मीडियम चाहिए। मतलब कि एटमॉस्फेयर एक मीडियम ही हो गया, ठीक है। एटमॉस्फेयर एक मीडियम ही हो गया। बहुत सारी वेव्स ऐसी हैं जो एटमॉस्फेयर के बिना जा नहीं सकती, स्पेस में वो नहीं जा सकती, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ना तो पानी चाहिए, ना तो हवा चाहिए, ना तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि स्पेस में कुछ नहीं है, फिर भी वो वहाँ से सन से लेके यहाँ तक आ रही है, ठीक है। चलो, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि वो कैसे ट्रैवल करती है। अगर मान लो कि मैं यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी स्ट्रेट पाथ में, ऐसे इस लाइन में सीधे निकलेगी स्ट्रेट पाथ में। तो वो जब यहाँ इस पॉइंट से प्रोपोगेट करेगी, प्रोपोगेट का मतलब है कि वहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो जहाँ जब प्रोपोगेट करेगी तो वो क्या करेगी? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एमिट करेगी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ठीक है। और उसके परपेंडिकुलर क्या बनाएगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगी, ठीक है। ये जो है आप 3D में देखोगे तो अगर ये ऐसा होगा तो ये जो है वो ऐसा होगा, ये जो फील्ड होगी ना वो ऐसे होगी। मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लो कि इसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोल दें, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर है, मतलब कि एट 90 डिग्री होगी एक दूसरे के, ठीक है। तो इसका नाम कैसे पड़ा वो यहां पे लिख लेता हूं। When they propagate, they create magnetic field and electric field perpendicular to each other. That's why they are called as
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि ये दोनों ही क्या कर रही है, बना रही है। जब जहाँ से वो प्रोपोगेट करेगी, निकलेगी, वहाँ से वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि परपेंडिकुलर है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो एक दूसरे का जो भी मतलब कि बोल सकते हैं हम रिएक्शन हो सकता है, मतलब कि कुछ ना कुछ इसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी वजह से हमें ना तो मैग्नेटिक फील्ड का एहसास होता है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर ये एमिट करेगी तो अगर मान लो कि ये बल्ब होगा तो बल्ब में से भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, ठीक है। लेकिन उसकी एनर्जी और सन से निकली हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी में बहुत ही डिफरेंस होगा। एनर्जी पे डिपेंड करता है कि हमको कितनी हीट लगी, वो कितनी एनर्जी लेके आ रहा है। अगर हम किसी हीट के मतलब कि किसी को कुछ जलाया हुआ है, ठीक है, जैसे कि होली पे आप जलाते हो, तो होली के बाजू में आप जितना जाओगे तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज़्यादा लगेगी, और उसमें क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है एनर्जी का तो आपको हीट ज़्यादा लगेगी। लेकिन आप बल्ब या फिर ऐसा कुछ CFL होंगे या ट्यूबलाइट होगी, वहाँ पे आप खड़े रहोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ही कम है। तो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की टाइप क्या है और वो कितनी एनर्जी क्या कर रहा है, कि मतलब कि एनर्जी पे ही टाइप जो है वो डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी वो कैरी कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही वो मतलब कि निकाल रहा है, जहाँ से वो प्रोपोगेट होगा, तो हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगनी चाहिए। अगर सन में से निकलती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों निकाल रहे हैं तो ना तो हमें शॉक लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ना तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगी, नलीफाई कर देगी, न्यूट्रल कर देगी, ठीक है। और एक चीज कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रास्ते में अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दूं, ठीक है, तो भी कोई इस पे असर नहीं होगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड डाल दूं तो भी कोई असर नहीं होगा। मतलब कि मान लो कि यहाँ पे ये जा रही है ऐसे, यहाँ पे दोनों में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दूंगा तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, और यहाँ पे ऊपर नीचे में मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं तो भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दे डू नॉट अफेक्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो आपको मैंने समझाया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है वो भी समझाया। अब सीधी बात एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं आपको कि अगर मान लो कि हमने आगे न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने कैसे की थी, कैथोड रेज से, और प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी कैनल रेज से। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये जो कैथोड रेज है या फिर कैनल रेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं है, वो आप मुझे बताओ। क्वेश्चन आंसर आप मुझे भेजो, ठीक है। आइदर मतलब कि ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या ये दोनों में से कोई एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या फिर ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वो मुझे आप बता दो, ठीक है। क्लियर? तो इतना नोट करो, आगे चलते हैं। चलो अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ का ऊपर का जो ये पार्ट है, ठीक है, इसे थ्रोट बोलते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, इसे थ्रोट बोलते हैं। और ये जो नीचे का पार्ट है, किसी भी एक मैग्नेटिक वेव ले लो या इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो या मैग्नेटिक फील्ड ले लो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम ये ले लेते हैं। तो और ये नीचे का पार्ट है उसे क्रेस्ट बोलते हैं। ऊपर के पार्ट को थ्रोट और नीचे के पार्ट को क्रेस्ट, ठीक है। चलो यहाँ से देखो अब एक थ्रोट से लेके दूसरे, ये निकाल देता हूँ मैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है।
समझाने के लिए था। इस थ्रॉट से लेके यहां तक के थ्रॉट, यहां से लेके यहां तक के थ्रॉट, जो मतलब कि एक थ्रॉट से लेके यहां दूसरे थ्रॉट तक, ठीक है, इस लेंथ को बोला जाता है वेवलेंथ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। एक थ्रॉट से लेके दूसरे थ्रॉट तक जो भी लेंथ होगी उसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ वन वेवलेंथ भी बोलते हैं। यहां से लेके, अगर यहां से नहीं लेना है तो यहां से लेके यहां तक को क्या बोलेंगे हम? वेवलेंथ बोलेंगे, जिसको डिनोट किया जाता है लैम्बडा। ठीक है, ग्रीक वर्ड है जिसको बोलते हैं लैम्बडा। ठीक है, यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ है वेवलेंथ, जिसको डोनेट किया जाता है लैम्बडा। फिजिक्स में भी आपको आएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ वन वेव या फिर लेंथ बिटवीन टू थ्रॉट्स या टू क्रेस्ट, ये दोनों सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा ये छोटा, ये दोनों सेम ही रहता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से क्रेस्ट का लेना हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्रेस्ट लेना पड़ेगा, तो वो लैम्बडा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने बोला ये लैम्बडा हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ? इसकी यूनिट क्या होगी? क्योंकि ये लेंथ की बात है तो लेंथ में आएगा मीटर। ठीक है, या फिर नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर। ठीक है, हाँ सेंटीमीटर भी आएगा ना, यहाँ पे ले लेते हैं सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर, ये सब यूनिट है। मीटर का तो आपको मालूम है, 1 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² मीटर, न्यूटन मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻9 मीटर, एंगस्ट्रॉम को करेंगे तो 10⁻10 मीटर और पिकोमीटर को करेंगे तो 10⁻12 मीटर। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? चलो, अब ये तो समझ में आ गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? तो अगर मान लो कि मैं एक पॉइंट यहाँ पे ये एक गैस कर लूँ और यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो गई, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है म्यू से। ठीक है, म्यू, सॉरी ये म्यू बार नहीं होगा, म्यू से, म्यू बार ये हो जाएगा। तो म्यू से डिनोट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ वेवलेंथ पासिंग थ्रू अ पॉइंट, कोई पॉइंट से कितनी वेवलेंथ पास हो रही है इन अ सेकंड, 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, म्यू बोलेंगे, म्यू। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट कोई सेकंड में होगा तो कोई सेकंड, 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स। इसको एक दूसरा यूनिट भी है जो वो एक साइंटिस्ट के नाम पे है, जिसको हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। दूसरी टर्म जो है वो वेलोसिटी। तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर बाय सेकंड। लेकिन इसका एक इक्वेशन है c = लैम्बडा × म्यू। ये बहुत, सॉरी ये बार ही लिखा जाता है म्यू। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें c की वैल्यू तो आपको मालूम है, लैम्बडा की या म्यू की वैल्यू दी गई है तो एक की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। लैम्बडा क्या हो जाएगा? c/μ। इससे आप ये भी फाइंड कर सकते हो, और म्यू फाइंड करना है तो c/λ, ये भी फाइंड कर सकते हो।
ठीक है, इतना क्लियर। स्पीड ऑफ लाइट से ही वो ट्रैवल करती है, तो वही होगा c इज इक्वल टू, ठीक है। वेव नंबर क्या है? वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्बडा, दैट मीन्स उसको डिनोट किया जाता है म्यू बार। इस पे एक लाइन लगा दो तो वो बार बोला जाएगा। म्यू के ऊपर, ये म्यू के ऊपर एक बार मतलब कि लाइन लगा दो तो बार बोला जाएगा। म्यू इज इक्वल टू 1/λ। 1/λ होगा तो यूनिट क्या हो जाएगी? 1/λ होगा तो यूनिट क्या हो जाएगी? 1/मीटर। ऐसे ही लिख देता हूँ, मीटर -1, एंगस्ट्रॉन्ग -1, सेंटीमीटर -1, पिकोमीटर -1, ठीक है। कोई बाकी रह गया? नैनोमीटर -1, क्योंकि 1 है ना, इसका जो भी ये इसका यूनिट होगा वो 1 होगा, इसलिए -1 लिखा हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर? एक एग्जाम्पल करते हैं तो ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम फर्स्ट वन देखेंगे। इफ द क्रेस्ट ऑफ अ वेव इज 4 पिकोमीटर, मतलब कि यहाँ पे मान लो कि क्रेस्ट की वैल्यू दी गई है, एक क्रेस्ट की वैल्यू दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, 4 पिकोमीटर है। हमें मालूम है कि लैम्बडा की वैल्यू क्या है? लैम्बडा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, तो क्रेस्ट की वैल्यू जो है, क्रेस्ट की वैल्यू वो लैम्बडा की वैल्यू 2 क्रेस्ट के बराबर या 2 थ्रो के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इंटू क्रेस्ट और लैम्बडा इंटू 2 इंटू थ्रोट, क्योंकि दोनों सेम ही है, या क्रेस्ट और थ्रोट दोनों सेम ही है। यहाँ पे क्रेस्ट की वैल्यू दी गई तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इंटू 4 पिकोमीटर इज इक्वल टू 8 पिकोमीटर, ठीक है, 8 पिकोमीटर। अगर यहाँ पे हमें म्यू फाइंड करना हो तो कैसे करोगे? यहाँ पे c इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू म्यू। c की वैल्यू हमें मालूम है 3 इंटू 10⁸ मीटर बाई सेकंड। लैम्बडा की मालूम है 8 पिकोमीटर इंटू म्यू। अब पिकोमीटर को ये यहाँ पे लेके आओ पहले, सॉरी ये बार ही लिखा जाता है मेरे से। 3 इंटू 10⁸ मीटर बाई सेकंड, 8 पिकोमीटर। अब यहाँ पे क्या करना है? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको यहाँ पे ले जाना है, तो 10⁻12 मीटर बाई 1 पिकोमीटर, क्योंकि ये कट करना, ठीक है। तो 8 पिकोमीटर इंटू 10⁻12 मीटर बाई 1 पिकोमीटर। मीटर पिकोमीटर पिकोमीटर कैंसल, 8 इंटू 10⁻12 मीटर। मीटर में कन्वर्ट हो गया तो मीटर मीटर कैंसल। म्यू की वैल्यू क्या आएगी? 3/8, ये आएगा 10⁸ प्लस 12, 3/8 10⁻20। 8 को कैसे काटेगा? 0.375 इंटू 10⁻20, ठीक है। लेफ्ट टू ऐड, राइट टू सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये बार ही लिखा जाता है मेरे से, वेव नंबर तो अभी फाइंड नहीं किया। 3.7 ले लेता हूँ, तो ये पॉइंट को राइट में ले गए, राइट टू सब्सट्रैक्ट मतलब कि 10⁻90 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? 1 सेकंड आएगा, सॉरी ये 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड आएगा, या फिर हर्ट्ज लिख सकते हो, ठीक है। हर्ट्ज आप लिख सकते हो। क्लियर? चलो अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया है रेडिएशन, लैम्बडा की वैल्यू दी गई है,
म्यू फाइंड करना है, सॉरी ये मतलब कि यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, देन वेव नंबर फाइंड करना है। वेव नंबर तो इजी है, 1/λ है। फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड करोगे, सी की वैल्यू डाल के, जैसे मैंने यहाँ पे की, ठीक है। तो ये जो है वो आपका होमवर्क है, आपको ये करना है, ये आप करना है, ठीक है। ओके चलो अब ये यहाँ तक कंप्लीट, इसके आगे का वीडियो आगे देखिएगा।